नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल DCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसका एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं, स्वयं प्रेरण। ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के 6th चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से लिया गया है। देखिए, इस वीडियो में आप स्वयं प्रेरण होता क्या है, सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक। इसके साथ में हम किसी कुंडली या प्रणालिका के लिए स्वयं प्रेरकत्व का व्यंजक फाइंड आउट करेंगे। साथ में हम यहाँ पर देखने वाले हैं किसी कुंडली में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा सा लंबा होने वाला है। विद्यार्थी, यदि आप इस वीडियो को पूर्ण रूप से अच्छे से समझ लेते हैं तो स्वयं प्रेरण से संबंधित सारे जो कॉन्सेप्ट हैं क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें इस चैप्टर से रिलेटेड याद दिलाता हूं। हमने फैराडे के नियम और जो प्रयोग हैं उसमें हमने ये देखा था कि यदि किसी कुंडली से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है, हमारे पास में एक कुंडली है और बाहर से हमने चुंबकीय क्षेत्र लगा रखा है, और यदि उस चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर दें अर्थात उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर दें तो उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से उस कुंडली के अंदर विद्युत का प्रवाह होता है। ये हमने पहले ही पढ़ लिया, पहले अध्ययन कर लिया। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं। ये हमारे पास में कोई कुंडली है और यदि इस कुंडली से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जैसे हमारे पास में यहां पर ये कोई चुंबक है, इसका N ध्रुव है, ये S ध्रुव है, और यदि इसको हम पास में लाएं तो इसमें से गुजरने वाली जो मैग्नेटिक लाइंस हैं उसमें परिवर्तन होता है, उसमें बदलाव आता है। तो इस कुंडली से रिलेटेड जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तत्पश्चात इसमें से एक विद्युत का प्रवाह होता है, धारा का प्रवाह होता है, और ये हमने यहां तक देख लिया था, पढ़ लिया था। अब विद्यार्थियों, कि यदि किसी कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं और उस धारा में यदि परिवर्तन होता है तो स्वयं उसी कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। एक बार इस स्टेटमेंट को फिर से सुनना कि यदि किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन होता है तो स्वयं उसी कुंडली में भी एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो उस घटना को हम स्वयं प्रेरण कहेंगे। क्या कहा जाएगा? सेल्फ इंडक्शन, स्वयं प्रेरण कहा जाएगा। देखिए, चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखता हूं। हमारे पास में जैसे एक परिपथ है, इस परिपथ के अंदर एक कुंडली हमने ली है। यहां पर इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, एक ये स्विच यहां पर लगा हुआ है। देखिए सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, ये हमारे पास में बैटरी है। अब यहां पर हम जैसे ही डॉट डालते हैं, डॉट डालने का मतलब है स्विच ऑन कर रहे हैं। डॉट लगा दी, ये कुंजी है, इसमें हमने डॉट डाली। डॉट डालते ही इसको हमने क्या कर दिया? स्विच ऑन कर दिया है। क्या कर दिया है? स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन जैसे ही इसको करेंगे, सर्किट में से, इस परिपथ में से, इस कुंडली में से धारा का प्रवाह होगा, और हम ये जानते हैं कि धारा इधर बहेगी। अब देखिए कि जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो धारा का मान I नहीं होता, धारा का मान धीरे धीरे बढ़कर अधिकतम होता है। धारा का मान क्या होगा? धारा 0 से I तक परिवर्तित होती है, 0 से अधिकतम होती है, 0 से अधिकतम होती है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र है उसमें भी उसी अकॉर्डिंग 0 से B तक होगा। चुंबकीय जो फ्लक्स है वो भी इसी तरीके से ही बदलता है, 0 से 5B तक चेंज होता है। तो जब हम स्विच ऑन कर रहे हैं, इस कुंडली से जुड़ा जो स्विच है, सर्किट है, उसमें जैसे ही स्विच ऑन करेंगे धारा का मान 0 से अधिकतम तक होगा। अर्थात उस स्थिति में जब 0 से अधिकतम धारा हो रही है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और स्वयं इसी कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। स्वयं उसी कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब देखिए,
इसके कारण से इस कुंडली में धारा बह रही है इधर, ठीक है। अब इसके अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसके कारण से बहने वाली जो धारा है वो इधर होगी। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके सिरों पर, इस कुंडली के सिरों पर उत्पन्न हो रहा है उसको हम ई से पुट करेंगे, उसकी वजह से जो बहने वाली धारा है वो सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण से उत्पन्न हुई है। तो यहां पर धारा का मान बढ़ रहा है और धारा के मान के बढ़ने के कारण से इस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये बढ़ने नहीं देती। देखो धारा का मान इधर जाकर बढ़ रहा है, इधर बह रही है धारा और इधर इसका मान बढ़ रहा है, बट जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसकी वजह से जो धारा प्रवाहित होगी वो इसकी विपरीत दिशा में बहेगी। धारा का मान बढ़ रहा है तो ये बढ़ने नहीं देगी, धारा का मान घट रहा है तो ये घटने नहीं देता। बस यही इस चैप्टर में बहुत बार हमने देख लिया, लेंज के नियम में हमने देख लिया। तो एक बार स्व प्रेरण की डेफिनेशन क्या है फिर से सुन लीजिए कि यदि किसी कुंडली से संबंधित धारा में परिवर्तन करते हैं, धारा में परिवर्तन होने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। तो यदि किसी कुंडली से संबंधित धारा में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में, स्वयं उसी कुंडली में ही एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिसे हम इस घटना को हम स्व प्रेरण कहते हैं। क्या कहा जाएगा? स्व प्रेरण कहा जाएगा। स्वयं उसी कुंडली में ही प्रेरित विद्युत वाहक बल यदि उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम स्व प्रेरण कहेंगे। क्लियर? तो मैं यहां पर इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं कि यदि किसी कुंडली से संबंधित धारा में परिवर्तन होता है, धारा में परिवर्तन होता है तो स्वयं उसी कुंडली में ही स्वयं उसी कुंडली में ही प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना को, तो स्वयं उसी कुंडली में ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्व प्रेरण कहते हैं, सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है। तो डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए कि यदि किसी कुंडली से रिलेटेड धारा में परिवर्तन होता है तो स्वयं उसी कुंडली में ही एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, तो उस घटना को हम स्व प्रेरण कहते हैं। अब जो स्व प्रेरण के कारण से प्रवाहित जो धारा है वो सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। तो या तो धारा बढ़ने के कारण से उत्पन्न होती है या घटने के कारण से उत्पन्न होती है। तो जब धारा बढ़ती है तो ये बढ़ने नहीं देता और घटती है तो घटने नहीं देता। क्लियर? तो मैं यहां पर इस स्टेटमेंट को पुट करके फिर आप लोगों को यहां पर समझा दूंगा। स्व प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक बल, या हम कह सकते हैं प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार से होती है, सदैव इस प्रकार से होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई है, विरोध
करती है, जिसके कारण उत्पन्न हुई है, जिसकी वजह से उत्पन्न हुई है, उन्हीं कारणों का विरोध करती है। क्लियर? अब देखो तो हमारे पास में ये कुंडली है और इस कुंडली में एक बैटरी लगी है, एक कुंजी लगी है। तो यहां से जैसे ही डॉट डालेंगे, धारा का मान 0 से I तक होगा, चुंबकीय क्षेत्र 0 से B तक और चुंबकीय फ्लक्स 0 से φB तक चेंज होगा। तो जैसे ही धारा में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली के सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E उत्पन्न हो जाएगा। कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया? E के बराबर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो गया। अब ये जो विद्युत वाहक बल E है, जो हमने यहां पर दिखाया है, इसकी वजह से जो धारा बहती है वो है I। यह है प्रेरित धारा। ये तो एक तो है कैपिटल I, जो तो इस बैटरी की वजह से बह रही है। एक स्व प्रेरण की वजह से जो धारा बह रही है वो I है। अब देखना कि धारा का मान इस दिशा में है और उसका मान बढ़ रहा है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण से जो प्रेरित धारा है ना, वो इसके मान को घटाएगी। बढ़ रहा है तो घटाएगी, घट रहा है तो बढ़ाने का काम करेगी। अब देखना, जैसे मान लो दूसरी जो स्थिति है वो हमारे पास में हमने वही कुंडली ली है, अब की बार भी वही स्थिति ली है, डॉट यहां पर पहले से लगी थी, तो धारा कितनी बह रही है सर्किट में से? I धारा बह रही है। कितनी धारा बह रही है? अब जैसे मान लीजिए धारा का मान अधिकतम होकर I हो गया, नियत हो गया, तब इसमें स्वयं प्रेरण के कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल तो तब तक ही उत्पन्न होगा जब तक धारा में परिवर्तन होता है। धारा में परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होना बंद हो गया, अर्थात धारा में परिवर्तन होना बंद हो गया, तो इसमें जो स्मॉल I धारा प्रवाहित नहीं होगी। चलिए, हमने यहां पर जो सर्किट लिया है इसमें कोई प्रेरित धारा नहीं बह रही, इससे स्वयं जो बैटरी इसमें लगी है उसकी वजह से धारा बह रही है। क्लियर? अब जैसे ही हम इस डॉट को यहां से बाहर निकालेंगे, डॉट को बाहर निकालने का मतलब है हमने इस सर्किट को जो स्विच लगा है उसको स्विच ऑफ कर दिया। स्विच ऑफ करते ही जो धारा है उसका मान I से 0 होगा। I से कितना होगा? 0। चुंबकीय क्षेत्र B से 0, चुंबकीय फ्लक्स φB से 0 होता है। तो धारा में परिवर्तन हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है? धारा में परिवर्तन हो रहा है और धारा में कमी हो रही है। I से कितनी हो रही है? 0 हो रही है, कमी हो रही है। इसके सिरों पर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। स्वयं प्रेरण के कारण से स्वयं इसी कुंडली के अंदर ही क्या उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वयं इसी कुंडली में ही उत्पन्न हो रहा है। तो इस विद्युत वाहक बल के कारण से जो बहने वाली धारा है वो किधर होगी? देखो, ध्यान देना, इसके सिरों के ऊपर उत्पन्न हो गया E। यह है प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखो, धारा इधर बह रही है और उसका मान कम हो रहा है, तो कम हो रहा है तो ये जो प्रेरित धारा है स्मॉल I, वो इस धारा के मान को कम नहीं होने देती, मतलब कम होने का विरोध करती है। ये उसी दिशा में धारा प्रवाहित होगी। देखो, मान बढ़ रहा था तो विपरीत दिशा में, मान घट रहा है तो उसी दिशा में ही धारा बहती है। ये मैंने यहां पर स्टेटमेंट भी पुट कर दिया है कि स्वयं प्रेरण की घटना में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो प्रेरित धारा है उसकी दिशा सदैव इस प्रकार से होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण से वो उत्पन्न हुई है। तो इस स्टेटमेंट को चाहे तो आप एक बार फिर से देख लीजिए। आप लोगों को इस मैंने जो एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखा है इससे समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर? अब यहां पर हम स्वयं प्रेरकत्व क्या होता है, स्वयं प्रेरकत्व किसे कहेंगे इसकी बात करेंगे। स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक, स्वयं प्रेरकत्व या स्वयं प्रेरण गुणांक जिसे हम कैपिटल L से पुट करेंगे, होता क्या है? देखिए विद्यार्थियों, स्वयं प्रेरण की घटना में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो हमने यहां पर क्लियर कर दिया है कि धारा में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है। किसकी वजह से उत्पन्न होगा? धारा में परिवर्तन के कारण से। जब धारा में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। तो यहां पर हम क्या पुट कर देंगे कि किसी कुंडली से संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। देखिए, ध्यान देंगे, किसी कुंडली से संबद्ध, किसी कुंडली से संबद्ध
संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स उस कुंडली में से बहने वाली, उस कुंडली में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, धारा के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। देखिए, यदि चुंबकीय फ्लक्स एक यदि फेरा है तो उससे रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स फाई बी, एन फेरों से रिलेटेड चुंबकीय फ्लक्स एन फाई बी, और यदि कुंडली से प्रवाहित धारा आई है तो एन फाई बी समानुपाती हो जाएगा आई के, और यहां से हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो हमारे पास में एक कांस्टेंट आ जाएगा, और उस कांस्टेंट को हम एल से पुट कर रहे हैं। किससे पुट कर रहे हैं? एल से। ये जो एल है इसको हम स्व प्रेरकत्व कहते हैं, स्व प्रेरकत्व, या इस एल को हम स्व प्रेरण गुणांक भी कहते हैं, स्व प्रेरण गुणांक भी इसको कहा जा सकता है। यह यहां तक आप लोग क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो स्व प्रेरण गुणांक क्या है? एल से लिखा जा रहा है, अभी इसको हम परिभाषित कर देंगे। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम? फेराडे के दूसरे नियम से, फेराडे के द्वितीय नियम से, दूसरे नियम से हम क्या जानते हैं विद्यार्थियों? E बराबर माइनस में एन डी फाई बी अपॉन डी टी जानते हैं, माइनस में एन डी फाई बी अपॉन डी टी। हमारे पास में फॉर्मूला है E बराबर माइनस एन डी फाई बी अपॉन डी टी। इससे हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, E बराबर, इस n को हम अंदर ले जाते हैं तो n डी फाई बी बाई डी टी, ये हमारे पास में आ गया। इस n को मैं इस डिफरेंशिएशन के अंदर ले जाता हूं। ये जो इक्वेशन है इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 को उठाकर हम समीकरण 2 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 को उठाकर हम कहां पुट कर देंगे? 2 में पुट कर देंगे। 2 में जब पुट किया जाएगा तो E बराबर हमें क्या मिल रहा है? माइनस डी बाई डी टी। एन फाई बी की वैल्यू है एल आई, जहां एल कांस्टेंट है, देन हमें क्या मिल जाएगा? E बराबर माइनस में एल डी आई बाई डी टी, ये मिल चुका है। तो ये किसी कुंडली में स्वप्रेरण की घटना से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। E बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसे देखिए किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। ये धारा में परिवर्तन के कारण से उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। धारा में परिवर्तन के कारण, ये धारा में परिवर्तन की दर है, उसी की वजह से ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, E उत्पन्न हो रहा है। क्लियर? ये जो L है यह है स्व प्रेरण गुणांक, स्व प्रेरण गुणांक, इसको हम स्व प्रेरकत्व भी कहते हैं। स्व प्रेरण गुणांक L बराबर हमें क्या मिल जाएगा? L बराबर माइनस में E बट्टे में डी आई बाई डी टी, ये हमें मिल चुका है। देखो, L बराबर माइनस में E अपॉन डी आई बाई डी टी, ये मिल चुका है। अब यहां से हम इस L को परिभाषित करेंगे। ये L जो स्वप्रेरकत्व है वो किसके तुल्य होगा? यदि हम क्या कर दें, डी आई बाई डी टी 1 ले लें, डी आई बाई डी टी कितना ले लें? 1, तो E का मान ही L के बराबर होगा। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ही स्व प्रेरकत्व के बराबर होगा।
देखिए यहां पर हम इसको परिभाषित कर रहे हैं। इसकी डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे, di/dt की वैल्यू हम 1 के इक्वल पुट कर देंगे। आपके पास में जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले से ही हम इस L को यहां पर परिभाषित करने वाले हैं। देखिए यदि di/dt बराबर कितना हो, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, यदि लगा दिया है मैंने, तो जो L है वो -E के बराबर होगा। मतलब जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण है उसी को ही हम स्वप्रेरकत्व कहेंगे, स्वप्रेरकत्व गुणांक कहा जाएगा। देखिए यदि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर एकांक हो, धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, एकांक हो, तो उस कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। स्वप्रेरण गुणांक कहलाता है। डेफिनेशन समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर? यदि di/dt 1 है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण ही L के तुल्य होगा। अब यहां पर हम बात करते हैं L कैसी राशि है, तो L एक अदिश राशि है। कैसी राशि है? अदिश राशि है। अब हम बात करेंगे L का मात्रक। तो यहां पर देखिए L का मात्रक वही होगा, यहां से देखिए जो माइनस में E/di/dt का मात्रक। तो देखिए नेगेटिव साइन का तो कोई सेंस नहीं है मात्रक फाइंड आउट करते हुए, तो E/में di/dt का जो भी मात्रक होगा वही L का मात्रक होगा। E यहां पर है प्रेरित विद्युत वाहक बल, E यहां पर क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, और di/dt है धारा में परिवर्तन की दर। तो विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है वोल्ट। क्या मात्रक होगा? वोल्ट। इसका मात्रक हो गया एम्पियर, और धारा में परिवर्तन का मात्रक हो गया एम्पियर। dt ऊपर चला गया जिसका मात्रक हो गया सेकंड। इसका मात्रक क्या हो गया? सेकंड हो गया। और देखिए वोल्ट इंटू सेकंड प्रति एम्पियर, इसे हम कहेंगे हेनरी। क्या कहा जाएगा? हेनरी कहा जाएगा। और कैपिटल H से इसको पुट करते हैं। किससे पुट करेंगे इसको? कैपिटल H से इसको लिखा जाएगा हेनरी, इसका मात्रक होता है। क्लियर? अब हम कैपिटल L की विमा फाइंड आउट करते हैं। तो कैपिटल L की विमा वही होगी जो E/में di/dt की विमा होगी। देखिए विद्यार्थियों, E यहां पर है प्रेरित विद्युत वाहक बल, और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मतलब होता है विभवांतर, और विभवांतर को हम किससे पुट कर सकते हैं? W/Q से लिख सकते हैं। W/Q लिखा जा सकता है। di/dt, तो dt यहां पर मैं ऊपर ले जाता हूं और di यहां पर नीचे पढ़ाई है। अब देखिए इन सबका हम सबकी विमा में यहां पर पुट कर दूं कि विमा, देखिए एक एक करके हम इन सब की विमा पुट कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं W मतलब कार्य की विमा, जो कि M1 L2 T-2 होती है। dt यह है di और ऊपर वाला है dt, तो dt की विमा हो गई T1 अपॉन Q, Q की विमा हो गई है A1 T1 di, इसकी विमा हो गई है A1। फाइनली जो L की विमा है वो क्या निकल कर आ रही है? देखिए L की विमा बराबर, L की विमा क्या होगी? M1, देखिए देखते जाइए, L2, L कहीं और नहीं है तो L2 आ गया। T1 से T1 कैंसिल हो गया, तो T की घात -2 रह गई है। A1 और A2 हो गया, बट्टे से जब ऊपर जाएगी तो A -2 हो गया।
इसे हम बड़े ब्रैकेट में पुट कर देंगे और ये हमारे पास में आ चुकी है L की विमा M1 L2 T-2 A-2। ये है L की विमा। अब हम बात करेंगे किसी कुंडली या प्रणालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे कि किसी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक कितना होगा। प्रणालिका या कोई कुंडली है के लिए स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक L की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमारे पास में ये कोई प्रणालिका है जिसकी लंबाई स्मॉल l है, इसमें से कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें कुल फेरों की संख्या कैपिटल N मान लेते हैं। कुल फेरे इस प्रणालिका के अंदर क्या है, कैपिटल N, लंबाई इसकी है L, लंबाई कितनी है L, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या है उसे हम स्मॉल n से, जो कि कैपिटल N बटे में L के बराबर होगी। एकांक लंबाई में फेरों की संख्या मतलब प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कैपिटल N बटे में L से लिखा जाएगा। परिपथ से बहने वाली धारा कितनी है, I है। अब देखिए हम यहां पर इस प्रणालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं। प्रणालिका से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स, प्रणालिका से संबद्ध मतलब रिलेटेड, प्रणालिका से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा। चुंबकीय फ्लक्स को हम N phi b से पुट कर रहे हैं। किससे पुट किया जा रहा है, N phi b। N की जगह हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल n इंटू L, स्मॉल n इंटू L लिख सकते हैं। phi b यहां पर चुंबकीय फ्लक्स होता है और चुंबकीय फ्लक्स को हम चुंबकीय क्षेत्र इंटू क्षेत्रफल पुट कर सकते हैं। तो इसे हम ये तो N इंटू L तो पड़ा ही है और ये जो phi b है इसके स्थान पर हम b इंटू a पुट कर देंगे। b इंटू a से लिखा जा सकता है। अब b यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होता है। देखो n इंटू, चलिए थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, यहां तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। n के स्थान पर n इंटू l, phi b के स्थान पर b इंटू a। अब देखिए n इंटू l तो पढ़ा ही है, b यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है और किसी प्रणालिका का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है म्यू जीरो n I, म्यू जीरो n I। ये चुंबकीय क्षेत्र आ गया, ये a पढ़ाई है। तो देखिए n phi b फाइनली कितना आ गया है आपके पास में, n phi b बराबर निकल कर आ गया है म्यू जीरो, ये रहा n इंटू n स्क्वायर a इंटू l इंटू में I और इसे मैं देता हूं समीकरण 1। ये मैंने एचडी इस तरीके से लिख दिया है। क्लियर। अब देखिए विद्यार्थियों, हम इस वीडियो में देख चुके हैं चुंबकीय फ्लक्स। हम जानते हैं n phi b किसके बराबर होता है, L I के इक्वल होता है। n phi b किसके तुल्य होता है, L I के इक्वल होता है। इसे हम दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 की तुलना करेंगे, 1 व 2 की तुलना से, 1 व 2 की तुलना से हमारे पास में क्या आ जाएगा, L I बराबर म्यू जीरो n स्क्वायर a इंटू L इंटू I। L I बराबर क्या कर, म्यू जीरो n स्क्वायर a इंटू L इंटू I। यहां से I कैंसिल हो गया, L बराबर हमारे पास में क्या आ गया, म्यू जीरो n स्क्वायर a इंटू L। ये हमारे पास में आ चुका है किसी प्रणालिका या कुंडली के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक। L बराबर म्यू जीरो n स्क्वायर a इंटू L। यदि प्रणालिका में कोई माध्यम भरा हो, यदि प्रणालिका में क्या भरा हो, प्रणालिका में कोई
माध्यम भरा हो, माध्यम भरा हो तो यहां पर जो स्वप्रेरण गुणांक है वो क्या हो जाएगा, Lm से लिख रहे हैं। जब प्रणालिका के अंदर यहां वाला जो हिस्सा है मध्य भाग में यहां पर कोई माध्यम भरा होता है तब। क्लियर? उस कंडीशन में देखिए क्या हो जाएगा, Lm बराबर यहां पर निर्वात की चुंबकशीलता के स्थान पर माध्यम की चुंबकशीलता आ जाएगी, और माध्यम की चुंबकशीलता को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए म्यू बराबर होता है म्यू जीरो म्यू आर, ये निर्वात की चुंबकशीलता, ये आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है, तो म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए इंटू एल। ये हमारे पास में आ गया है किसी प्रणालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। क्लियर हो जाना चाहिए, म्यू जीरो म्यू आर एन स्क्वायर ए इंटू एल। अब देखिए ये है निर्वात की चुंबकशीलता, ये आपेक्षिक चुंबकशीलता एन, यहां पर एकांक लंबाई में फेरों की संख्या ए, कुंडली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एल है, जो कुंडलीय प्रणालिका है उसकी लंबाई। क्लियर? देखिए जो स्वप्रेरण गुणांक होता है उसका मान किस पर डिपेंड करता है, यह देख लीजिए। Lm का मान है उसके अंदर भरे माध्यम के चुंबकशीलता पर डिपेंड करता है, मतलब निर्वात की चुंबकशीलता इनटू म्यू आर, उसे हम पुट कर देंगे तो म्यू आर यहां पर हो गई है आपेक्षिक चुंबकशीलता पर निर्भर करता है। Lm का मान है वो है एकांक लंबाई में फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। Lm का मान A इंटू एल, तो ये A इंटू एल है उस प्रणालिका का आयतन हो गया, ये जो V है वो क्या है, आयतन है। तो किसी कुंडली प्रणालिका के लिए जो स्वप्रेरण गुणांक होता है उसका मान है आपेक्षिक चुंबकशीलता, उसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या तथा उसके आकार आयतन पर निर्भर करता है, आकार आयतन पर निर्भर करता है। तो विद्यार्थी ये थी किसी प्रणालिका या स्वप्रेरण गुणांक के लिए, स्वप्रेरण है किसी प्रणालिका या कुंडली के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। अब यहां पर देखिए जो स्वप्रेरण की घटना होती है इसको हम विद्युत चुंबकीय जड़त्व कहते हैं, या सिर्फ विद्युत जड़त्व भी इसको कहा जाता है। देखो विद्युत जड़त्व का मतलब क्या है, विद्युत जड़त्व। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जड़त्व की। जड़त्व का मतलब होता है ये किसी मैटर का एक ऐसा गुण होता है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। तो जड़त्व का मतलब होता है अवस्था परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण। विद्युत जड़त्व का मतलब है कि यदि विद्युत वाली जो अवस्था होती है उसमें विरोध करने वाला जो गुण होता है उसको हम विद्युत जड़त्व कहते हैं। और जो स्वप्रेरण की घटना होती है वो विद्युत जड़त्व को ही रिप्रेजेंट करती है। देखो सुनना समझना कैसे। देखिए हम जड़त्व यांत्रिकी में पढ़ चुके हैं कि यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील अवस्था में है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल काम नहीं करता हो। क्लियर? अब देखो सुनना, किसी कुंडली में बहने वाली धारा जितनी बह रही है उतनी की उतनी ही बहेगी, जब तक कि उसमें बाहर जो धारा में बाहर से कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। यदि बाहर से कोई परिवर्तन करेंगे तो उसका भी विरोध होता है। जैसे हम यांत्रिकी के अंतर्गत कोई गतिशील वस्तु है और उसकी गति में परिवर्तन करते हैं तो जो वस्तु है उसका द्रव्यमान उस गति का विरोध करेगा, परिवर्तन का विरोध करता है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक उसी प्रकार से कुंडली में बहने वाली धारा में यदि हम परिवर्तन करते हैं, देखो वहां पर तो होता है गति स्थिति में परिवर्तन और यहां पर होता है धारा में परिवर्तन। तो धारा में जब भी परिवर्तन होगा तो उस कुंडली के अंदर एक विरोध उत्पन्न हो जाएगा और जो विरोध होता है उसी को हम स्वप्रेरण कहते हैं, विद्युत जड़त्व कहा जाता है। तो विद्युत जड़त्व का मतलब क्या है कि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण विद्युत जड़त्व कहलाता है और स्वप्रेरण की घटना में विद्युत जड़त्व ही होता है। क्लियर? तो विद्युत जड़त्व का मतलब क्या है, स्वप्रेरण की घटना वहां पर हो रही है, मैंने इसको समझा दिया है। विद्युत जड़त्व का मतलब है कि किसी कुंडली में धारा परिवर्तन का विरोध करने वाला गुण स्वप्रेरण के द्वारा प्रदर्शित होता है, जिसको हम विद्युत जड़त्व भी कहते हैं।
हमने देख लिया कि स्व प्रेरण की घटना में जब धारा बढ़ती है तो बढ़ने का विरोध होता है, घटती है तो घटने का विरोध होता है। इस घटना को हम स्व प्रेरण कहते हैं, इसे विद्युत जड़त्व भी कहा जाता है। देखिए, ये जो किसी कुंडली या परिनालिका के कारण जो स्व प्रेरण उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, इसके कारण से ही कुछ जैसे घटनाएं हम प्रतिरोध बॉक्स के अंदर जो प्रतिरोध वाली कुंडलियां होती है, जो प्रतिरोध तार होते हैं, उनको दोहरा कर लपेटा जाता है। देखो मेरी बात को सुनना, जैसे ये हमारे पास में, ये तो मैंने क्लियर कर दिया है। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूं यहां पर कि जो प्रतिरोध बॉक्स होता है उसके अंदर क्या होता है, जैसे यहाँ पर इन दो के बीच में यहाँ पर अंदर एक वायर लगा होता है। ये जो वायर जैसे मान लो 10 ओम का है, तो क्या होता है कई जगह पर तो ये जो दो बिंदुओं के बीच में जो 10 ओम का प्रतिरोध होता है तो वहां पर कार्बन प्रतिरोध लगा देते हैं। मैं यहाँ पर कार्बन प्रतिरोध की बात नहीं कर रहा हूं कि यदि प्रतिरोधक तार यहाँ पर जुड़ा हो तो जो प्रतिरोधक तार होता है वो उसकी इस तरीके से कुंडली होती है, इस तरीके से उसकी कुंडली होगी, उनको दोहरा कर लगाइए। देखो मैंने ये बड़ा सा तो इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक कुंडली इस तरीके से बनी होगी और उसमें क्या होता है, इस तरीके से दोहरा कर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? दोहरा कर, ताकि उसमें दोहरा कर बना दिया, उसके पीछे एक में से तो धारा जा रही है, दूसरे में से वापस आ रही है, तो जाएगी तो एक दिशा में से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी स्व प्रेरण के कारण से, आ रही है उसके कारण से विपरीत दिशा में उत्पन्न होगी। तो स्व प्रेरण की घटना के कारण से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या जो प्रेरित धारा उसको नष्ट करने के लिए इसको दोहरा कर बनाया जाता है। तो प्रतिरोध बॉक्स में जो कुंडलियां होती है, प्रतिरोधक तार होते हैं, उनको दोहरा कर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि स्व प्रेरण की घटना को वहां पर नेग्लेक्ट किया जा सके, उसको हटाया जा सके, उसके प्रभाव को हटाया जा सके। क्लियर? इसी कारण से ही जो व्हीटस्टोन सेतु होता है, व्हीटस्टोन सेतु के अंदर हमने देखा था, थोड़ा सा मैं आपको याद दिलाता हूं, उसमें 2 कुंजी लगी होती है। कितनी कुंजी लगी होती है? 2 कुंजी लगी होती है। ये हमारे पास में व्हीटस्टोन सेतु है, यहां पर एक रेजिस्टेंस, यहां पर एक रेजिस्टेंस, यहां पर एक रेजिस्टेंस और यहां पर भी एक रेजिस्टेंस लगा होता है। यहां पर धारामापी एक कुंजी यहां पर लगी होती है, एक कुंजी यहां पर भी लगी होती है। क्लियर? अब देखिए ये 2 कुंजी है, एक तो K1 है, दूसरी कुंजी K2 है। ये PQRS 4 रेजिस्टेंस होते हैं, इसमें से धारा प्रवाहित होती है। क्लियर? अब देखिए विद्यार्थियों, यहां से बहने वाली धारा इन दोनों भागों में, कुंडलियों में स्व प्रेरण की घटना उत्पन्न कर देती है। इस वजह से पहले इस कुंजी को लगाते हैं, फिर इस कुंजी को, पहले इस कुंजी को लगा देते हैं, फिर इस कुंजी को लगाते हैं, ताकि स्व प्रेरण की घटना को निरस्त किया जा सके, उसका प्रभाव हटाया जा सके। तो यहाँ पर ये दोनों मैंने घटनाएं बताई, वो आप दोनों को क्लियर हो, आप सबको क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसी कुंडली में संचित चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। क्लियर? यहां पर हम चर्चा करेंगे चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा। देखिए, यदि किसी कुंडली से धारा प्रवाहित की जाती है तो स्वयं उस कुंडली में ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। देखिए स्वयं उस कुंडली का जो मध्य भाग होता है, आयतन होता है, उसमें एक ऊर्जा भी संचित हो जाती है, जिसको हम चुंबकीय ऊर्जा कहेंगे। हम यहाँ पर उस चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। साथ में अब हम देखेंगे कि उसके प्रति एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा संचित होती है। तो देखिए हम जानते हैं, मैं यहाँ पर सीधे ही पुट कर रहा हूं, बहुत कम थ्योरी के साथ में, शक्ति बराबर हम जानते हैं E इंटू आई। यहां पर में जो E है मतलब V इंटू आई होता है, P बराबर क्या होता है? VI। क्या आप जानते हैं V यहाँ पर विभवांतर, I यहाँ पर धारा, तो V के स्थान पर यहां पर आ गया प्रेरित विद्युत वाहक बल और उसका मैंने परिमाण यहां पर लिखा है। केवल जो नेगेटिव साइन आता है वो यह बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो उसके कारण उसकी दिशा या जो प्रेरित धारा की दिशा है सदैव उन्हीं कारणों का विरोध कर रही है जिसकी वजह से उत्पन्न हुई है। मैंने यहां पर इसका परिमाण ले लिया है। तो देखिए ई का मान अभी हमने फाइंड आउट किया था, उसको मैं यहां पर पुट कर देता हूं।
ये हम लेकर चल रहे हैं। E बराबर हमने निकाला है, बताया है L di/dt विथ नेगेटिव साइन। क्लियर? यहां पर पुट कर दीजिए, परिमाण लेंगे तो ये नेगेटिव साइन यहां पर हट जाएगा। L di/dt इंटू में I हमारे पास में आ गया है। ये जो P है शक्ति, इसे हम dw/dt से पुट कर देंगे। मैं यहां पर इसको क्या पुट कर दूं, dw/dt। ये मैं इधर लिख रहा हूं कौन कौन से सूत्रों का हम प्रयोग कर रहे हैं। शक्ति का फॉर्मूला यही होता है, कार्य में परिवर्तन की दर, कार्य करने की दर। तो ये dt से dt कैंसिल हो गया, dw बराबर आ गया हमारे पास में L I di। L I रख दिया, di रख दिया। ये हमारे पास में आ गया। अल्प धारा परिवर्तन कराने में, कुंडली में से बहने वाली धारा में थोड़ा सा परिवर्तन करने के लिए किया गया कार्य dw। अब कुंडली से 0 से I धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य, प्रवाहित करने में किया गया कार्य। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। 0 से लेकर I तक हम धारा प्रवाहित करवा रहे हैं, Li di। ठीक है, यहां से इसका इंटीग्रेशन हो गया W। ये L यहां पर कांस्टेंट है, 0 से लेकर L तक I di हमारे पास में आ चुका है। अब यहां पर इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। I की घात 1 है और I के एस्पेक्ट में हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखिए x की घात n का जो इंटीग्रेशन है वो होता है x की घात n+1 बट्टे में n+1। ये हमारे पास में इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है। देखिए W बराबर हमें क्या मिल रहा है, L, और I यहां पर है तो I की घात 1+1 बट्टे में 1+1, और लिमिट हमारे पास में है 0 से I तक। देखिए लिमिट है तो यहां पर प्लस में C लगाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो लिमिट मैंने यहां पर पुट कर दी है। इंटीग्रेशन करते ही L ये आ गया I² बट्टे में 2, लिमिट आ गई है 0 से I तक। ये L बट्टे में 2, I के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो W बराबर यह आ चुका है हमारे पास में, और यह किया गया कार्य कुंडली में चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है विद्यार्थियों, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये जो W है इसको हम U से पुट कर देंगे, क्योंकि जो चुंबकीय ऊर्जा है उसको हम U से लिख रहे हैं। किससे पुट किया जा रहा है, U से। चाहे तो आप इसको UN से भी पुट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सिंबल है। U बराबर 1/2 Li² हमारे पास में आ गया। तो ये आ चुका है चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, 12 Li²। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसको हम एक दूसरी फॉर्म में भी पुट करेंगे, जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके एग्जाम्पल में इसको बताया गया है कि हम इसको क्षेत्रफल और लंबाई के टर्म्स में पुट करेंगे। क्षेत्रफल और लंबाई की टर्म्स में इसे पुट करेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, हम प्रणालिका के लिए क्या जानते हैं, प्रणालिका के लिए देखिए हम प्रणालिका के लिए L बराबर क्या जानते हैं, μ0n² A × L जानते हैं, ये जानते हैं हम। इसके अलावा हम B बराबर जानते हैं μ0ni, μ0ni। तो यहां से I बराबर कितना आ गया, B बट्टे में μ0n। I बराबर आ गया B बट्टे में μ0n। तो यहां से U बराबर हमारे पास में क्या आ गया, हाफ। L का मान कितना है,
म्यू जीरो एन स्क्वायर ए इंटू एल, और आई का मान कितना है बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो स्क्वायर एन स्क्वायर हमारे पास में आ चुका है। तो देखिए यहां से म्यू जीरो से एक म्यू जीरो कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या रह गया हमारे पास में u बराबर 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ए इंटू एल रह गया। तो हमारे पास में चुंबकीय स्थिति ऊर्जा का जो व्यंजक है वो दूसरी फॉर्म में भी आ चुका है। विद्यार्थी यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम इसको दूसरी फॉर्म में पुट करेंगे। यहां से मैं हटा दूं इसको। देखिए अब हम बात करेंगे चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मतलब है प्रति एकांक लंबाई में संचित ऊर्जा। देखिए चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व, इसको हम स्मॉल यूएम से पुट करेंगे। स्मॉल यूएम से तो किसी प्रणालिका या कुंडली के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कहलाता है। तो यहां पर देखिए किसी प्रणालिका के प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कहलाती है। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कहलाती है। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व कहलाती है। देखिए इसका फॉर्मूला देखेंगे, यूएम बराबर यू बट्टे में वी। ये जो वी है वो आयतन है। वी क्या है यहाँ पर आयतन है। क्लियर। और यदि इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a, लंबाई l है तो आयतन v बराबर a इंटू एल होगा। u का मान कितना है 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट a इंटू एल, और आयतन के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे a इंटू एल। तो ये v की जगह a इंटू एल, ये u का मान मैंने यहां से लिखा है। देखिए 1/2 बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट a इंटू एल, a इंटू एल से a इंटू एल कैंसिल हो गया। यूएम बराबर हमारे पास में क्या आ गया, देखो यहां से बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जीरो, ये आ चुका है चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है। चुंबकीय ऊर्जा घनत्व है। हम विद्युत ऊर्जा घनत्व भी पढ़ चुके हैं। किसी संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा वो तो थी, ऊर्जा तो थी 1/2 सी वी स्क्वायर। संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा थी 1/2 सी वी स्क्वायर, और ऊर्जा घनत्व वहां पर था यूई बराबर 1/2 अपसल नॉट ई स्क्वायर। तो देखो सिमिलर तरीके के फॉर्मूले यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां पर म्यू नॉट आ चुका है, यहां पर 1/ε है, बी की जगह यहां पर ई था। ठीक है। तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का व्यंजक हमने निकाल दिया है। चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा हमने फाइंड आउट कर ली है। तो इस वीडियो में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ समझ लिया है, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।